हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारी पॉलिटी सीरीज़ की सेकंड चैप्टर की वीडियो है जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आप देख लो, ये नोट्स मैंने पूरी बनाई है और ये नोट्स मैं आपको पूरी पढ़ाने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। लास्ट में मैंने यहाँ पे रिलेटेड अमेंडमेंट्स भी पढ़ाए हैं, साथ में इंपॉर्टेंट केसेस भी पढ़ाए हैं और स्टोरी से मैंने आपको बताया है 9 शेड्यूल। तो पूरी वीडियो देखना, सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। देखो शेड्यूल्स, पहली बात होता क्या है, जैसे कोई बुक है, लक्ष्मीकांत आप लोग पढ़ते होंगे। लक्ष्मीकांत में नोट्स एंड रेफरेंसेस दी हुई होती है। जैसे कोई लाइन लिखी है किसी चैप्टर में और उसके लिए हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है, तो वहीं पे ना देते हुए हमने अलग पीछे पेजेस में, मतलब चैप्टर के पीछे पेज में नोट्स एंड रेफरेंसेस दी हुई है, तो उसमें आपको रेफ़र कर देता है कि जाओ पीछे का पेज देखो और वहाँ पे देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इसी तरह शेड्यूल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके लिए हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। बेसिकली टेबुलर फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको हमने शेड्यूल्स में ऐड कर दिया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा है। ठीक है, तो शेड्यूल्स एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो देखो, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना अडॉप्ट किया था तो हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, लेकिन विथ टाइम एंड अमेंडमेंट्स हमारे पास 12 शेड्यूल है। मतलब 8 से हमने 4 शेड्यूल और जोड़े तो 12 शेड्यूल हो गए। अब जब 4 जोड़े हैं तो अमेंडमेंट किए होंगे, तो कौन कौन से अमेंडमेंट है? 9 शेड्यूल हमने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा। 9 शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। 10 शेड्यूल 35th, 36th एंड 52nd अमेंडमेंट एक्ट। ये अभी हम जब 10 शेड्यूल पढ़ेंगे तब देखेंगे कि यहाँ 3 अमेंडमेंट्स क्यों हैं। 11 शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट एक्ट। 12 शेड्यूल 74th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये तो पूछा ही जाता है कि किस अमेंडमेंट से हमने क्या जोड़ा, लेकिन मतलब किस प्रधानमंत्री के समय में हमने ये शेड्यूल्स जोड़े ये भी पूछा जाता है। जैसे 9 शेड्यूल हमने जोड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में, 10 शेड्यूल इंदिरा गांधी जी के समय में, लेकिन फिर वो रिपील किया गया, अगेन एडेड ड्यूरिंग राजीव गांधी जी के समय में। 11 शेड्यूल पीवी नरसिम्हा राव। 12 शेड्यूल पीवी नरसिम्हा राव। नाउ अब हम लोग एक एक शेड्यूल देखते हैं। ठीक है, पहला शेड्यूल क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? हमारे देश में कुछ राज्य हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसे यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। तो इनके सारे राज्यों के नाम और उनकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन हमारे फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है। फर्स्ट शेड्यूल में 2 पार्ट्स है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में स्टेट्स के नाम और उनकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, पार्ट 2 में यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनका एक्सटेंट। ना क्या शेड्यूल 1 में कभी अमेंडमेंट हुआ है? हाँ हुआ है, बिल्कुल 7th अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, रिलेटेड अमेंडमेंट। तो देखो, पहले हमारा देश कुछ मतलब जैसा अभी है वैसा नहीं था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी में जो हमारी टेरिटरीज है वो डिवाइडेड थी। और अभी जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स देखते हैं ना, पहले 22 थे अब 25 हो गए। तो उन पार्ट्स में ये जो हमारे एरियाज थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, इनके लिए एक अलग अलग पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे पार्ट ए के एरियाज थे वो हमें दिए गए थे 6th पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के 6th पार्ट में, जो अभी स्टेट गवर्नमेंट से डील करता है। इसी तरह पार्ट बी का था जो 7th पार्ट में दिया था। पार्ट सी जो थे एरियाज, वहाँ में 8th पार्ट में दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के। और जो पार्ट डी था वो पार्ट 9 में दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो ये पूरा हमारा सेटअप था। और आप लोग अगर यूनियन टेरिटरीज चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिला होगा ये चीज़, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट ए में कौन सी प्रोविंसेस आती थी? तो पार्ट ए में अर्स्ट वाइल गवर्नर्स प्रोविंसेस आती थी जो 9 थी। इसी तरह पार्ट बी में जो था प्रिंसली स्टेट्स आते थे, वो भी 9 थे। लेकिन पार्ट सी में जो थे 10, पार्ट सी में कमिश्नर्स प्रोविंसेस आती थी जो 10 थी। और पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार आता था अकेला एक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन ये 7th अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ? 7th अमेंडमेंट एक्ट से पार्ट 7, पार्ट 9 को रिपील कर दिया गया। मतलब जो सेटअप था हमारे एरियाज़ का, पार्ट डी वाला सेटअप और पार्ट बी वाला सेटअप, मतलब पार्ट बी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, पता है 2 तरह का पार्ट है इसमें, तो इसीलिए कन्फ्यूजन हो रहा है। जो पार्ट ए, बी, सी, डी है वो हमारे एरियाज़ हैं जो पहले दिए गए थे, और पार्ट 6, 7, 8, 9 थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थे। तो पार्ट 7 और पार्ट 9 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट कर दिया गया। ठीक है, पार्ट 9 में अंडमान एंड निकोबार आता था और पार्ट 7 में जो हमारा पार्ट बी वाला स्टेट आता था जिसे हम कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स। राइट, अब जब 2 पार्ट्स डिलीट कर दिया गया तो हमारे पास बचा कौन सा पार्ट? पार्ट 6 जो स्टेट गवर्नमेंट से डील करता है, और पार्ट 8 जो यूनियन टेरिटरी से डील करता है। और उन्हीं पार्ट्स में आज हमारे पास क्या लिखा हुआ है? स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज। मतलब हमने 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिटरीज ऑफ इंडियन, मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसको अबॉलिश करके 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सिर्फ 2 तरह की एंटिटी लेके आए हम लोग, दैट इज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और स्टेट्स पार्ट 6 में दी है, यूनियन टेरिटरीज हमें पार्ट 8 में दिया है, और 7th और 9th हमने हटा दिया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके।
और जब हमने हटा दिया ना 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से वो चीज़ें, तो हमारे पास अब कितना स्टेट और क्या बचा? अभी तक 4 फोल्ड स्टेट्स है, लेकिन अब हमने सिर्फ 2 एंटिटी लाई, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और हमने मर्ज करके इधर उधर का एरिया मर्ज करके एक दूसरे में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए। ठीक है, ये चैप्टर यूनियन टेरिटरीज का है। अभी थोड़ा यहाँ पे हम कम डील करते हैं, यूनियन टेरिटरी पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ डिटेल में समझ लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो शेड्यूल 2 में क्या है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन ऑफ पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी एंड पार्ट ई। मतलब सैलरीज वगैरह, क्या एमोल्यूमेंट्स है, क्या प्रिविलेजेस हैं जो हमारे देश के नेता लोग होते हैं, और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, तो उन्हें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ शेड्यूल 2 में। पार्ट ए में किसके लिए बात करता है? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए। पार्ट बी में मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स के लिए बात करता था, लेकिन ये 7th अमेंडमेंट एक्ट से रिपील कर दिया गया। ठीक है, अब सी में स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट पार्ट डी, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, पार्ट ई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है? आप सिर्फ ये नहीं याद करना कि ये मॉन्यूमेंट्स वगैरह से पार्ट शेड्यूल 2 डील करता है, याद ये भी करना है कि इसमें किस किस ऑफिसर या किस किस पर्सनालिटी की बात की गई है, कि किसके किसके लिए हमें ये सारे इमोल्यूमेंट्स वगैरह दी गई है। इसमें क्वेश्चन क्या आता है? 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। ऑप्शन 2 में किसके और पूछेगा कि शेड्यूल 2 में किसके किसके लिए प्रोविज़न है। तो हमें ये भी याद रखना कि इसमें कौन कौन नहीं है। अटॉर्नी जनरल नहीं है, इलेक्शन कमीशन नहीं है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नहीं है, एडवोकेट जनरल भी नहीं है। ठीक है, तो जो है वो भी याद रखना है, जो नहीं है वो भी याद रखना है। इसी तरह शेड्यूल 3 है जिसमें ओथ्स और अफर्मेशन के बारे में बात की गई है। इसमें हमें ये याद रखना है कि किसके किसके ओथ्स के बारे में बात की गई। थोड़ा याद करना ईजी है। कैसे? यूनियन मिनिस्टर, उसी के साथ स्टेट मिनिस्टर, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, और एक एक्स्ट्रा हो गया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कौन कौन नहीं है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमिश्नर, एडवोकेट जनरल, ये सब किसी के बारे में भी इसमें नहीं दिया गया है। ना 4th शेड्यूल, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूटीज़। देखो, लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हें तो हम वोट करते हैं, हम आम पब्लिक अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रिप्रेजेंटेटिव्स हम वोट करते हैं। तो लोकसभा में तो ऐसे इलेक्शन होता है, लेकिन राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। वहाँ के जो एमपीज़ होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के जो एमएलएज होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन हर राज्य से और हर यूनियन टेरिटरीज से फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन है कि इतनी सीट होंगी, तो वही चीज़ हमें 4th शेड्यूल में दी गई है। नेक्स्ट, अब देखो, जो हमारे शेड्यूल एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके लिए 5th शेड्यूल में प्रोविजन है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल होगा। लेकिन जो हमारे 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसमें से AMTM शेड्यूल 5 में प्रेजेंट नहीं है, वो शेड्यूल 6 में दिया गया है। अब ये AMTM क्या है? प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज एंड द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यही 4 चीज़ें शेड्यूल 5 में प्रेजेंट नहीं हैं। ओके, इसे याद कैसे करेंगे? देखो, असम से आसमान, मेघालय से मेघ या बादल, त्रिपुरा से ट्री ले लो, मिजोरम से मज़ा आना ले लो। जैसे आसमान में जब मेघ आएंगे ना तो ट्री को बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। नेक्स्ट, शेड्यूल 7 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट है। जैसे हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो यूनियन गवर्नमेंट के पास कुछ सब्जेक्ट्स है जिसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ सब्जेक्ट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है ना। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट दोनों लोग लॉ बना सकते हैं। ओरिजिनली यूनियन लिस्ट में हमारे पास 97 सब्जेक्ट्स थे, अब 100 हैं। स्टेट लिस्ट में 66 थे, अब 61 हैं। कंकरेंट लिस्ट में 47 थे, अब 52 हैं। ठीक है, अब और एक चीज़ और, कंकरेंट लिस्ट जो है इसे हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ये प्रोविज़न हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आर्टिकल 249 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वैसे तो स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें स्टेट लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। अब वो सिचुएशंस हमें देखनी है। आर्टिकल 249 क्या कहता है कि जब भी पार्लियामेंट, एक सेकेंड, एम्पावर्स पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑन दिस सब्जेक्ट। अच्छा, ये 249 जो है ये मैंने यहाँ लिखा है, उसको अलग से मैंने लिख दिया, लेकिन 3 कंडीशन होती हैं जब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट में के सब्जेक्ट्स में लॉ बना सकती है। जब राज्यसभा ये एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि
हाँ ये जो सब्जेक्ट है ये नेशनल इंटरेस्ट में है और इसमें यूनियन गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए और लॉ बनाना चाहिए। जब राज्यसभा ये कर दे, ये राज्यसभा के पास पावर है कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में यूनियन गवर्नमेंट से वो लॉ बनवा सकती है रेजोल्यूशन पास करके। दूसरा, नेशनल इमरजेंसी के दौरान यूनियन गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है। तीसरा, जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स एक रेजोल्यूशन पास करें कि यूनियन गवर्नमेंट आप हमारे इस सब्जेक्ट पे लॉ बना दो, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तब ऐसा होता है ना। जब कंकरेंट लिस्ट में तो दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, यूनियन और स्टेट। तो मान लो एक सब्जेक्ट है, उसमें लॉ बन रहा है, स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ बना रही है, यूनियन गवर्नमेंट अपना, और दोनों में हो गया कॉन्फ्लिक्ट। तो कौन प्रिवेल करेगा? यूनियन गवर्नमेंट के लॉ प्रिवेल करेंगे, ठीक है। और अमेंडमेंट 42 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था, स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट हटा के हमने कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया था। और ये 5 सब्जेक्ट एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसे आपको याद कर लेना है। एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड प्रोटेक्शन है, वेट्स एंड मेजर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। ये आप सारे सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में है, पहले ये स्टेट लिस्ट में होते थे। नाउ इसमें से भी बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं 8 शेड्यूल से। देखो अब 12 शेड्यूल है और 12 के 12 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लिए। शेड्यूल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, अब उसके अंदर से क्वेश्चन आने लगा है। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम बहुत ही ज़्यादा फेमस ट्रिक है, सबको पता होगी, और अच्छी बात है कि शेड्यूल से याद हो जाते हैं, बट उसके अंदर से आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने पूरी नोट्स डिटेल में बनाई है, ये नोट्स आपको मिल भी जाएंगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर या ईमेल आईडी दोनों मिल जाएगा, जहाँ आपको मैसेज करना हो वहाँ से आपको मिल जाएगी नोट्स, ठीक है। तो शेड्यूल 8 में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है। जब शुरुआत में शेड्यूल 8 में 14 लैंग्वेज थी, लेकिन फिर अमेंडमेंट्स के साथ साथ हमने और भी लैंग्वेजेस जोड़ी और आज हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये याद करना, ये याद होना चाहिए, ठीक है, कि 21वें अमेंडमेंट से हमने कौन सी लैंग्वेज जोड़ी, सिंधी जोड़ी, 71वें से 4, इसको नमक से याद कर लो, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 92 बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, और 96 जिसमें से हमने ओडिया को ओडिया नाम दे दिया, ठीक है। एक और अच्छी बात है, 21 + 71 92, सिंधी 1, और इसमें से हमने 3 जोड़ा, 3 + 1 4 इसमें जोड़ा। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, ओके। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, हमारे पास अब 22 लैंग्वेजेस हैं। याद ये रखना है कि इंग्लिश इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, इंग्लिश का नाम कहीं भी नहीं है शेड्यूल 8 में। और दूसरा, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट, अब 9 शेड्यूल देखो, इसको कहानी से समझते हैं। तो इसको मैंने सेम लैंग्वेज नहीं लिखी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसका मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लिख दिया है। ऑब्जेक्टिव यह है कि ज़मींदारी सिस्टम एक था जब ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ तो उस समय में उन्होंने एक सिस्टम बनाया था ज़मींदारी सिस्टम, जिसको अबॉलिश किया गया 9 शेड्यूल ऐड करके। दूसरा, इसमें लिखा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू कैरी आउट द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन इक्वल सोसाइटी, कि 9 शेड्यूल जोड़ के हम ये करना चाहते हैं कि एक इक्वल सोसाइटी बनाना चाहते हैं। इट इज़ डन बाय रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड इन अ फ्यू हैंड्स एंड शेयरिंग द लैंड अमंग फार्मर्स। और ये कैसे होगा कि किसी एक के पास बहुत सारी ज़मीन नहीं होनी चाहिए, उसको हम उससे लेके फार्मर्स के पास, जो गरीब हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखो प्रॉब्लम ये थी, जब नया नया कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया तो जो ज़मीन थी वो कुछ लोगों के पास थी और ढेर सारी थी, और बहुत सारे लोग जिनके पास कोई ज़मीन नहीं, वो बहुत गरीब थे। तो सरकार ने सोचा यार लैंड रिफॉर्म्स करते हैं, हम ज़मीन छीन के सबको बांट देते हैं बराबर बराबर। तो इसको स्टोरी फॉर्म में समझते हैं। हमारे पास स्टोरी है, पहली स्टोरी, दूसरी स्टोरी। पहले पहली वाली देखते हैं। एक आदमी जिसके पास बिग लैंड है, बाकी ये कुछ आदमी जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये आइडिया आया कि चलो मैं इससे ज़मीन छीन के इनमें बांट देता हूँ, है ना, ज़मीन छीन के इनमें बांट देता हूँ। और गवर्नमेंट के पास एक और कारण था कि वो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें ज़मीन की ज़रूरत थी। अब दूसरी स्टोरी क्या है, ये एक आदमी जिसका ये स्वीट होम है ना, गवर्नमेंट वांट्स टू मेक अ रोड, यहाँ से वो एक रास्ता बनाना चाहती है, लेकिन अब इसका घर बीच में आ रहा है। तो इन दोनों आदमियों में हो गया क्लैश। और जब क्लैश हो गया, गवर्नमेंट ज़बरदस्ती अगर इसके घर को तोड़ेगी या जो भी उसको करना होगा, तो ये आदमी कहेगा भाई मेरा तो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि उस टाइम आर्टिकल 31 में फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी। अगर तुम मेरा राइट वायलेट करोगे तो मैं पहुंच जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। तो तब ऐसा होता था कि सरकार कहीं से भी कोई भी डेवलपमेंट कर रही है, किसी का घर आ रहा है, किसी का खेत आ रहा है, किसी की मंदिर आ रही है, तो इस वजह से
डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। तो सरकार ने क्या आइडिया निकाला, चलो मैं एक 9 शेड्यूल जोड़ देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में बाई फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, जो कि इसमें किया गया। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से उन्होंने 9 शेड्यूल जोड़ दिया गया और कहा कि जो भी लॉज मैं इस शेड्यूल में रख दूंगा उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट उसे चेक नहीं कर सकती। अब मैं जाऊँगी, मेरी ज़मीन छीन ली सरकार ने, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगी कि सर मेरा तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो लॉ उन्होंने 9 शेड्यूल में डाल दिया गवर्नमेंट ने। तो ऐसा होने लगा, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। तो उसके बाद आता है एक केस, केशवानंद भारती केस, जिसमें कहा गया, पहले तो यहाँ पे एक डॉक्ट्रिन आया बेसिक स्ट्रक्चर का। केशवानंद भारती केस में एक डॉक्ट्रिन प्रोपाउंड की सुप्रीम कोर्ट ने कि एक चीज़ है बेसिक स्ट्रक्चर। अब कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा कुछ नहीं बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट है, कि हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगी, यूनियन के पास होगी, स्टेट के पास, सबके पास। अब कल को पार्लियामेंट बोले कि नहीं, कोई फेडरल स्ट्रक्चर नहीं, सारी पावर यूनियन के पास है, तो ये एक तरह का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे आप छेड़ नहीं सकते, इसे आप नहीं बदल सकते। तो ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि एक चीज़ है बेसिक स्ट्रक्चर, जिसे तुम्हें जो करना है कॉन्स्टिट्यूशन में करो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छोड़ोगे, चाहे जो अमेंडमेंट करो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छेड़ोगे। तो समय समय पे बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट चीज़ें जोड़ती जाती है, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस में कहा गया कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और जिसे तुम अमेंड नहीं कर सकते, जुडिशियल रिव्यू की पावर को तुम हमसे छीन नहीं सकते। उसके बाद एक केस आता है IR कोयलो वर्सेस तमिलनाडु। इसमें जुडिशरी ने क्या कहा कि जिस दिन मैंने ये केशवानंद भारती केस का जजमेंट दिया 24 अप्रैल 1973, उसके बाद से जो भी लॉस तुमने बनाए हैं वो सारे जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं। मैं चाहूँ तो मैं सबका जुडिशियल स्क्रूटनी कर सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, ठीक है। तो अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 9 शेड्यूल में जो भी लॉज हैं क्या वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं कि नहीं, तो आप कहोगे येस, क्योंकि IR कोयलो केस में जुडिशरी ने ऐसा कहा था कि कोई भी लॉ है ना जो 1973 24 अप्रैल 1973 के बाद 9 शेड्यूल में जोड़े गए हैं, मैं उसे जुडिशियल रिव्यू कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी 9 शेड्यूल की। अब 10 शेड्यूल में आते हैं। 10 शेड्यूल में क्या था, सिक्किम था, एक जगह थी सिक्किम, जो हमारे देश का कभी हिस्सा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब वो हमारा एक राज्य है। तो क्या हुआ कि सिक्किम में काफ़ी सारा एजिटेशन हो रहा था, चोग्याल्स वहाँ रूल करते थे। तो वहाँ के लोग कहते थे नहीं, हमें इंडियंस में मिलना है, हमें इंडिया के साथ रहना। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तब। तो क्या हुआ कि सिक्किम को हमने एक एसोसिएट स्टेट बना दिया। अब एसोसिएट स्टेट जैसी कोई कैटेगरी नहीं थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसकी वजह से इंदिरा गांधी मैडम ने एक नया शेड्यूल ऐड किया बाई 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 10 शेड्यूल ऐड किया गया और उस शेड्यूल में सिक्किम के एरियाज़ वगैरह ये सारी चीज़ें लिख दी गई। लेकिन फिर कुछ दिन में और एजिटेशन हो रहा था, तो फिर सिक्किम को उन्होंने फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा दे दिया कि अब ये जो है ये हमारे देश का एक राज्य है। अभी तक सिर्फ वो एसोसिएट स्टेट था, एकदम कंप्लीट स्टेट नहीं था। नाउ 36 अमेंडमेंट एक्ट से उसे एक फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा दे दिया गया। अब जब वो फुल फ्लेजेड स्टेट है तो उसको हम शेड्यूल 1 में लिखेंगे, ना कि उसके लिए अलग शेड्यूल चाहिए। अभी तक एसोसिएट जैसा कोई स्टेट नहीं था, तो उसके लिए हमने अलग शेड्यूल जोड़ा, 10 शेड्यूल। अब 36 अमेंडमेंट एक्ट से हमने पूरा उसे स्टेट ही बना दिया सिक्किम को, तो उसके लिए फिर हमने उसको शेड्यूल 1 में ऐड कर दिया गया और शेड्यूल 10 को हमने हटा दिया, ठीक है। और शेड्यूल 10 से एक और आर्टिकल भी जोड़ा गया, 371F आर्टिकल, जो कि सिक्किम के लिए बात करता है। तो ये थी शेड्यूल 10 की कहानी। अब जब उसे हटा दिया गया 36 अमेंडमेंट एक्ट से, तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 10 कैसे आया, उसे हमने दोबारा जोड़ा 52nd अमेंडमेंट एक्ट से, जो अब बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, ठीक है। तो ये थी कहानी शेड्यूल 10 की। अब एंटी डिफेक्शन लॉ भी थोड़ा सा देख लो कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। जैसे कोई स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है और पार्लियामेंट दोनों की बात करता है। मान लो कोई विधायक या सांसद है, मैं हूँ, मान लो मैं इलेक्शन जीत गई बीजेपी से। इलेक्शन जीतने के बाद मैंने तुरंत से दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो ये तो गलत है ना। मान लो बीजेपी की ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, चांसेस है उसके जीतने के, और तो मैंने चालाकी दिखाई और बीजेपी से टिकट लेके जीत गई, और अब जीत गई तो मैंने तुरंत कांग्रेस ज्वाइन कर लिया या दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करोगे तो तुम डिफेक्टेड कहलाओगे और एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत तुम्हें सज़ा मिलेगी, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये चीज़ें हैं इसमें, और इसके बहुत सारे अभी प्रोविजन है, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। शेड्यूल 11 और 12 ये बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा खास पढ़ने के लिए नहीं है। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है, पंचायती राज से बात करता है, पंचायती राज के बारे में बात करता है, उसकी पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी।
इसमें मैटर्स कितने हैं? 29 मैटर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। और 73rd अमेंडमेंट। अब ये क्या है? स्टेट्स अथॉरिटी ओवर द पंचायत। इसका क्या मतलब है? जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश की जो पंचायत हैं, तो ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पे कि वो पंचायत को एम्पावर करे कि तुम 29 सब्जेक्ट्स में अपने कानून बना सकते हो। मान लो 29 ना दे के उसने कहा तुम 10 ही सब्जेक्ट पे अपना कानून बना सकते हो, या 20 में 29 के 29 देगी या नहीं देगी, सरकार पर डिपेंड करता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट पे, जहाँ की वो पंचायत हैं। सेम इसी तरह म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ होता है। वही सारी चीज़ें आपको यहाँ भी पढ़नी है, एक सेकेंड, कि म्यूनसिपैलिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी पावर शेड्यूल 12 में है, और ये ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट से। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हैं। अब 18 के 18 में जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं अपने लॉज बना सकते हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है सरकार पे, और किस राज्य की सरकार, मतलब किस राज्य की म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो उस सरकार पर डिपेंड करता है कि वो उनको इतनी पावर देते हैं कि नहीं। ओके, तो ये थे 12 शेड्यूल्स। नाउ मैंने सारे अमेंडमेंट्स जितने हमने ऊपर पढ़े इकट्ठा करके लिख दिए। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो 7th अमेंडमेंट एक्ट है, किससे रिलेटेड है? फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट किया गया था जब 4-fold क्लासिफिकेशन को हटा दिया गया, पार्ट 7 और पार्ट 9 को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, और 7th शेड्यूल से हमने 7th अमेंडमेंट से हमने 2nd शेड्यूल में भी अमेंडमेंट किया था, जब यूनियन मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स के लिए इमोल्यूमेंट्स की बात थी जो कि डिलीट कर दी गई थी। दैट इज़ पार्ट बी ऑफ 2nd शेड्यूल। पीछे वीडियो करके देखना, आपको मिल जाएगा। 73rd इसने 11 शेड्यूल जोड़ा, 74 12 शेड्यूल जोड़ा, 35 10 शेड्यूल जोड़ा, 36 ने 10 शेड्यूल हटा दिया, फिर 52nd ने 10 शेड्यूल जोड़ा। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से हमने 9 शेड्यूल जोड़ा। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने 5 सब्जेक्ट से जो स्टेट लिस्ट से हटा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। 21st से हमने सिंधी जोड़ी 8th शेड्यूल में। 71st से हमने नमक जोड़ा, दैट इज़ नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी इन 8th शेड्यूल। 92nd शेड्यूल से हमने 4 लैंग्वेजेस जोड़ी, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। और 96 शेड्यूल से हमने ओरिया को ओडिया नाम दे दिया। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो मैंने बताए थे। केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था? जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये कहा। और IR कोयलो केस में ये कहा कि जो भी लॉज आपने 14 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े हैं 9 शेड्यूल में, उन सब का हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ये सारी डेट्स पूछी जाती हैं। ठीक है, ये डेट पूछा जाता है। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि वन ऑफ द फर्स्ट मेंशंस ऑफ शेड्यूल्स वाज मेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने शेड्यूल्स का प्रावधान लिया है, लेकिन कहाँ से लिया है? सबसे पहले जो शेड्यूल नाम का शब्द था, या शेड्यूल नाम की ऐसी चीज़ थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थी, जिसमें 10 शेड्यूल थे। लेकिन हमने 10 के 10 नहीं लिया। हमने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने 8 शेड्यूल लिए हैं। ठीक है, उसमें से 8 शेड्यूल नहीं लिया, मतलब ये कहा गया कि उसमें 10 थे तो हमने 8 ले लिए। ठीक है, ये पूरा चैप्टर था शेड्यूल का। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। ओके, तो देखो अब नेक्स्ट चैप्टर में या तो मैं एक चीज़ करवाऊंगी, जो 7th शेड्यूल है उसके सब्जेक्ट्स आपको बताऊंगी, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बहुत आता है और सारे के सारे सब्जेक्ट आप याद नहीं कर सकते हैं, मुझे भी याद नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट है वो या तो मैं वो करवाऊंगी या तो इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी शेड्यूल चैप्टर के। ओके, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू।